हम लोग लास्ट क्लास में कंडक्शन खत्म किए थे। आज का टॉपिक है रेडिएशन। तो हम लोग हीट ट्रांसफर में रेडिएशन पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हेडिंग डालिए रेडिएशन। रेडिएशन, मैंने आपको बताया था कि रेडिएशन हीट ट्रांसफर का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस है। अभी कुछ पॉइंट्स लिखवाएंगे, पहले समझ लीजिए। रेडिएशन हीट ट्रांसफर का सबसे फास्ट प्रोसेस है जिसमें हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है विद स्पीड ऑफ लाइट। और रेडिएशन में हीट ट्रांसफर के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, राइट। तो इसमें पहला पॉइंट लिखें, इट इज अ प्रोसेस इन विच it is a process in which heat is transferred in form of electromagnetic wave in form of electromagnetic wave without any requirement of medium without any requirement of medium okay, full stop का लिखें, it is fastest process of heat transfer कॉमा करके लिखें, हीट फ्लो with speed of light ब्रैकेट में लिख लो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ब्रैकेट में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ब्रैकेट बंद कर दें। इन स्ट्रेट लाइन यानी रेडिएशन में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। और रेडिएशन में ट्रांसफर के लिए मीडियम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा और सबसे फास्ट प्रोसेस होगा रेडिएशन, राइट। अब देखिए फुल स्टॉप के बाद अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लेकिन इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड that all the body all the time at any temperature emit और absorb, ऐसे लिखिएगा, emit और absorb energy in form of EM radiation। EM मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, in form of EM radiation, राइट। क्या मतलब हुआ इस बात का? कह रहा है इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पर अपने सराउंडिंग के साथ हीट को एमिट भी करता है और सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब भी करता है। मतलब मान लो हम कहें इस कमरे का टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री है और हमने कोई बॉडी 50 डिग्री पर रख दी, तो वो बॉडी उस कमरे में पर सेकंड कुछ हीट को एमिट कर रहा होगा और पर सेकंड कमरे से कुछ हीट को एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा। दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस चलते हैं। कौन कौन? एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, बोथ आर साइमल्टेनियस प्रोसेस, राइट। मतलब ये नहीं कहोगे तुम, देखो होगा क्या, मान लो कमरे का टेम्परेचर 50 डिग्री, वो 30 डिग्री है और बॉडी मान लो 50 डिग्री पे है, तो बताओ नेट में बॉडी गर्म होती दिखाई देगी कि ठंडी होती है? ठंडी होती, क्योंकि उस बॉडी का जो रेट ऑफ एमिशन होगा
वो ज्यादा होगा, लेकिन जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा वो कम होगा। इसलिए हमें नेट में कूलिंग नजर आएगा, बॉडी ठंडा होता हुआ नजर आएगा। उल्टा करते हैं, कमरा 50 डिग्री पे, बॉडी 30 डिग्री पे ले आए तो मतलब बॉडी हमको गर्म होता दिखाई देगा, क्योंकि नेट में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा, रेट ऑफ एमिशन कम। लेकिन ये ना कह देना कि केवल एब्जॉर्प्शन हो रहा है या केवल एमिशन हो रहा है। सच बात क्या है, दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस चलते हैं। मैं तुमसे कहूँ कमरे का टेम्परेचर 30 डिग्री है, बॉडी का भी टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो बताओ बॉडी हीट को पर सेकंड जितना एमिट करेगा उतना ही पर सेकंड। अब उस केस में हम कहेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर टाइम के साथ क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन ये ना कह देना कि एमिशन नहीं हो रहा है या एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, हो रहे हैं, दोनों हो रहे हैं, लेकिन दोनों का रेट बराबर है। इसलिए बॉडी का टेम्परेचर समय के साथ बदल नहीं रहा है। यानी जो एमिशन और एब्जॉर्प्शन है बोथ आर साइमल्टेनियस प्रोसेस, और बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो चाहे बराबर हो, वो बॉडी अपने सराउंडिंग के साथ हीट को एब्जॉर्ब भी करेगा और एमिट भी करेगा। अब सवाल ये आता सर एमिशन का रेट किस पे डिपेंड करेगा। एमिशन का मतलब पर सेकेंड उस बॉडी से निकलने वाली हीट एनर्जी, और एब्जॉर्प्शन का रेट का मतलब पर सेकेंड एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी। एमिशन अलग चीज है, रिफ्लेक्शन अलग चीज है। एमिशन का मतलब कोई भी बॉडी हम किसी भी टेम्परेचर पे लाए वो लगातार सराउंडिंग में हीट को एमिट कर रहा है। तो तुम खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, अगर बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री है, कमरे का टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो मतलब नेट में बॉडी गर्म होती दिखाई देगी, ठंडी। तो रेट ऑफ एमिशन ज्यादा है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एमिशन। बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा था कि सराउंडिंग बॉडी, इसका मतलब रेट ऑफ एमिशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ body and rate of absorption depends on temperature of surrounding. Very good. Rate of emission depends on temperature of body and rate of absorption depends on temperature of surrounding. तो तीसरा पॉइंट लिखिए, लेकिन rate of emission depends on temperature of body. Rate of emission depend on temperature of body and rate of absorption depend on temperature of surrounding. And rate of absorption depends on temperature of surrounding, right? Rate of emission किसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, बॉडी, और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सराउंडिंग। रेट ऑफ एमिशन का क्या मीनिंग ये बताइए हमको, कि पर सेकेंड वो बॉडी कितनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, एमिट कर रहा है। एब्जॉर्प्शन कितना पर सेकेंड वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मैं तुमसे ऐसे बोलूं, यहाँ तीन संभावनाएं हो सकती हैं। ये बताओ जरा, ये मान लो बॉडी का टेम्परेचर टी केल्विन, बॉडी का टेम्परेचर कितना है, टी केल्विन। हम मान लो स्फेरिकल बॉडी लाए, टी केल्विन उसका टेम्परेचर है। जिस कमरे में रखा है उस कमरे का टेम्परेचर कितना है, टी नॉट केल्विन। ये जो कमरा है, ये जो सराउंडिंग है, इसका टेम्परेचर कितना है, टी नॉट केल्विन। बॉडी का टेम्परेचर टी केल्विन, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट केल्विन। अगर ऐसा होता, पहली संभावना टी ग्रेटर देन टी नॉट, किसका टेम्परेचर ज्यादा, बॉडी का ज्यादा, सराउंडिंग का कम। तो रेट ऑफ एमिशन का मतलब होगा पावर एमिटेड। पावर एमिटेड मतलब एनर्जी एमिट होने वाला पर सेकेंड, दैट इज द पावर एमिटेड। तो पावर एमिटेड इज ग्रेटर देन पावर एब्जॉर्ब। तो नेट में बताओ बॉडी को हीट का फायदा होगा कि नुकसान होगा, और नेट में अगर नुकसान होगा तो मतलब बॉडी हमें टाइम के साथ गर्म होती दिखाई देगी कि ठंडी होती हुई, ठंडी होती हुई। और हम यहाँ कहेंगे टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हम कहेंगे बॉडी कूल कर रहा है, ये कूलिंग का केस है, डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है, ये पहली संभावना। दूसरी संभावना, अगर ऐसा होता टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम है, तो बताओ क्या ज्यादा होगा, रेट ऑफ एमिशन की रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो हम लगेंगे पावर एब्जॉर्ब्ड, एक सेकंड में अगर वो सराउंडिंग से 100 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है
तो 1 सेकंड में वो सराउंडिंग में मान लो 80 जूल ही छोड़ रहा है, तो उसे पर सेकंड को जूल का गेन होगा, और गेन होगा तो उसका टेम्परेचर समय के साथ बढ़ेगा, तो ये केस ऑफ हीटिंग बनेगा। तो पावर एब्जॉर्ब इज ग्रेटर देन पावर एमिट। पर सेकेंड एमिट होने वाली एनर्जी कम है और पर सेकेंड बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी ज्यादा। तो पर सेकेंड यहाँ हीट का कुछ गेन, और हम कहेंगे टेम्परेचर समय के साथ बढ़ता नजर आएगा, इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये केस है हमारा किसका? हीटिंग का। ये हीटिंग का केस है। बताइए तीसरी संभावना, अगर ऐसा हो जाए टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, तो बताओ टेम्परेचर ऑफ बॉडी और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बराबर है, इसका मतलब बताओ रेट ऑफ एमिशन का मतलब पावर एमिटेड, रेट ऑफ एमिशन का मतलब 1 सेकंड में एमिट होने वाली एनर्जी विल बी इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब, क्योंकि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किस पर डिपेंड करता था? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, और रेट ऑफ एमिशन डिपेंड करता था टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो बताओ क्या यहाँ पावर एमिटेड और पावर एब्जॉर्ब बराबर होगा? और अगर ऐसा है तो आप हमको बताओ पावर एमिटेड इज इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब। इस कंडीशन में हम बोलेंगे जो टेम्परेचर ऑफ बॉडी है बताओ वो समय के साथ कांस्टेंट। लेकिन क्या तुम ये बोलोगे कि यहाँ हीट का वो एमिशन भी नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा? हो रहे हैं, लेकिन दोनों का रेट से, लेकिन हीट का ना लॉस हुआ ना गेन हुआ, इसीलिए टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि एमिशन नहीं हो रहा है या एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, हम कहेंगे यहाँ एमिशन भी हो रहा है और लेकिन दोनों का रेट सेम। यानी कोई भी बॉडी चाहे सराउंडिंग से कम टेम्परेचर पे हो, चाहे बराबर टेम्परेचर पे हो, चाहे ज्यादा टेम्परेचर पे हो, वो अपने सराउंडिंग के साथ दोनों प्रोसेस में रहता है। कौन कौन सा प्रोसेस? एमिशन और एब्जॉर्प्शन। दिस इज यूनिवर्सल लॉ, राइट? अब समझिए, तो यहां बताओ बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। हम कहेंगे बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर बराबर थर्मल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग के साथ ये बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग। बोलिए, यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, तो ये कभी दिमाग मत ले आइएगा कि बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, तो लोग जनरली कहते थे ना एमिशन हो रहा है ना एब्जॉर्प्शन। सच्चाई क्या है? एमिशन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, लेकिन दोनों का रेट, इसलिए हीट का कोई फायदा नहीं कोई, इसलिए टेम्परेचर कैसा? कांस्टेंट। सच्चाई क्या है? एमिशन और एब्जॉर्प्शन बोथ आर साइमल्टेनियस प्रोसेस, चाहे बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम हो चाहे ज्यादा हो। इस टॉपिक को थोड़ा बढ़िया से समझते हुए चलेंगे। इसमें सवाल पूछते हैं वो लोग। हम आपसे कहें मान लो ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, ठीक। हमने इस बॉडी पर E1 एनर्जी क्या करी? इंसिडेंट। ये इंसिडेंट एनर्जी है कितनी? E1, ठीक है। E1 एनर्जी इंसिडेंट है, मान लो 100 जूल। तो इसने 100 जूल में से 20 जूल या जो भी है E2 एनर्जी क्या कर दी? रिलीज नहीं, रिफ्लेक्ट। ये एमिशन नहीं है, ये क्या है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अलग चीज है। रिफ्लेक्शन कब होता है? जब हम उस पर लाइट डालें तब रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन एमिशन स्पॉन्टेनियस।
कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे हमेशा क्या करती रहती है, एमिशन, हमेशा क्या करती रहती है, एब्जॉर्प्शन। लेकिन ये जो बात हो रही है इंसिडेंट एनर्जी का इतना पार्ट उसने क्या करा, रिफ्लेक्ट। ठीक, इसी E1 में इतना रिफ्लेक्ट किया, E3 एनर्जी इसने ट्रांसमिट कर दी। E3 क्या कर दी, ट्रांसमिट। E3 एनर्जी इसने अपने से पार होने जाने दी, ट्रांसमिशन हुआ। और E4 एनर्जी इसने क्या कर ली, एब्जॉर्ब। बहुत बढ़िया, इसने E4 एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली। तो हमने बताओ इस बॉडी पर कितनी एनर्जी डाली, E1, रिफ्लेक्ट कितना, E2, ट्रांसमिट कितना, E3, और E4 हुआ एब्जॉर्ब। तो क्या ये लिखना एकदम सही है, टोटल इंसिडेंट एनर्जी E1 तीन जगह बढ़ गया, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ ट्रांसमिट हो गया, और कुछ एब्जॉर्ब हो गया। बोलो भाई, कोई दिक्कत? पूरे में हम E1 से डिवाइड कर दें, पूरे में अगर हम E1 से डिवाइड, पहले समझ लो, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो गया, हम नोट करने को समय दे देंगे, पहले समझ लो, E2 बाई E1 प्लस E3 बाई E1 प्लस E4 बाई E1। ध्यान दीजिएगा जरा, तो बताओ 1 बराबर E2 बाई E1 क्या लिखा है ये बताओ पहले। ये एक रेशियो है किसका, रिफ्लेक्टेड एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट एनर्जी। तो इसको हमने एक नाम दे दिया स्मॉल आर, और स्मॉल आर को हमने बोल दिया रिफ्लेक्टिविटी। रिफ्लेक्टिविटी, या कुछ लोग इसी को बोलते हैं उस बॉडी का रिफ्लेक्टेंस। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेंस, राइट। रिफ्लेक्टिविटी बोलो या रिफ्लेक्टेंस बोलो, एक ही बात है। हमने किससे रिप्रेजेंट किया, स्मॉल आर प्लस E3 बाई E1 क्या चीज है, ट्रांसमिट होने वाली एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट एनर्जी, इसको हमने नाम दिया स्मॉल टी, और इसे कुछ लोग बोलते हैं ट्रांसमिटिविटी। ट्रांसमिटिविटी, तो ये बताओ ट्रांसमिटिविटी या एब्जॉर्प्टिविटी वास्तव में रेशियो है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट एनर्जी। मैंने किसी बॉडी पर 100 जूल एनर्जी डाला, उसने 20 एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसकी एब्जॉर्प्टिविटी 20 बाई 100। उसने 40 ट्रांसमिट कर दिया, तो 40 बाई 100 ट्रांसमिटिविटी। प्लस ये जो नंबर लिखा है E4 अपॉन E1, ये क्या है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट एनर्जी, इसको बोलते हैं स्मॉल ए से, इसका नाम है एब्जॉर्प्टिविटी। एब्जॉर्प्टिविटी, ठीक है, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्टिविटी। यानी ए प्लस टी प्लस आर, इन तीनों का सम क्या होगा 1, राइट। इसे बोला एब्जॉर्प्टिविटी। तो ये बताओ ये तीनों क्वांटिटी, एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी या ट्रांसमिटिविटी, क्या ये तीनों ही यूनिटलेस डायमेंशनलेस है? यस, ये सिंपल क्या है, रेशियो। एब्जॉर्प्टिविटी क्या चीज है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू, कि वो आने वाली, हम किसी बॉडी पे जो एनर्जी डालें उसका कितना हिस्सा एब्जॉर्ब करेगा, कितना हिस्सा रिफ्लेक्ट करेगा, उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टिविटी। कितना पार्ट उसने ट्रांसमिट करा है, यानी ट्रांसमिटेड एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट एनर्जी इज कॉल्ड ट्रांसमिटिविटी। आई थिंक क्लियर। अब सुनिए, अब यहां पे कुछ बातचीत हम आपसे करना चाहते हैं, पहले ध्यान से देखिए। पहली पॉसिबिलिटी, अगर ऐसा हो जाए A1 R0 T0, इन तीनों का सम 1 है, किसी भी बॉडी का A1 R0 T0, इसका यह मतलब हुआ अगर हमने 100 जूल एनर्जी डाली तो उसने 100 जूल पूरी एब्जॉर्ब कर ली, यानी वो बॉडी सबसे अच्छा एब्जॉर्बर, 100% एब्जॉर्बिंग बॉडी इज कॉल्ड परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अगर कोई बॉडी 100% एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब, उसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या है, जिसका एब्जॉर्प्टिविटी 1, एब्जॉर्प्टिविटी 1। तो ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। एक बात और समझ लो, हम लोग जो कलर देखते हैं किसी भी बॉडी का, क्या हमें मान लो ये कोई भी कलर ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, तो आपके ऊपर जो लाइट आया वायलेट से लेकर रेड तक का, तो जो कलर यहां से रिफ्लेक्ट होगा वो मेरी आंख पे पहुंचेगा और वही कलर हमें
दिखाई दे, यानी हमें जो कलर किसी भी बॉडी का नजर आता है वो कौन सा कलर होता है, रिफ्लेक्टेड कलर। तो यहां कौन सा रिफ्लेक्ट हुआ, 0, तो हमें वो कौन सा कलर नजर आएगा, ब्लैक बॉडी। ऐसी बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, जो किसी भी वेवलेंथ के कलर को रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट नहीं करेगा, हर वेवलेंथ के कलर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। ऐसी बॉडी को बोलेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी, राइट। अब सुनो दूसरी संभावना, दूसरी संभावना, अगर हम कहते हैं आपसे a बराबर 0 हो जाए, r बराबर 1 हो जाए और t बराबर 0 हो जाए। हमने 100 जूल एनर्जी डाली, वायलेट से लेकर रेड तक के कलर डाले। भाई हम जो कलर देखेंगे वो तो विजुअल रीजन में ही देखेंगे। हमने वायलेट से लेकर रेड तक के कलर डाले, उसने कोई भी एब्जॉर्ब नहीं करा, सारी की सारी लाइट को क्या कर दिया, बैक। तो आपके आंख पर वायलेट से लेकर रेड तक के वेवलेंथ के कलर एक साथ रिसीव हुए, आपको वो बॉडी कैसी नजर आएगी, व्हाइट बॉडी, दैट इज व्हाइट बॉडी। तो व्हाइट बॉडी वो बॉडी है जिसका रिफ्लेक्टेंस 100% या रिफ्लेक्टिविटी 1, एक ही बात है, जिसका रिफ्लेक्टिविटी रिफ्लेक्टेंस 1 होता है, ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं व्हाइट बॉडी, व्हाइट बॉडी। ठीक, अब आते हैं तीसरी संभावना। तीसरी संभावना, अगर A0 नो एब्जॉर्प्शन, R0 नो रिफ्लेक्शन, T1 100% ट्रांसमिशन। हमने 100 जूल एनर्जी डाली और उस बॉडी से पूरी 100% जूल एनर्जी ट्रांसमिट हो गई, ना कोई भी लैम्डा एब्जॉर्ब हुआ, ना कोई लैम्डा रिफ्लेक्ट हुआ, 100% कैसा, ट्रांसमिशन। ऐसी बॉडी का नाम इनविजिबल बॉडी। ऐसी बॉडी को बोलेंगे इनविजिबल बॉडी, इनविजिबल बॉडी, इनविजिबल बॉडी। ऐसी बॉडी को हम लोग इनविजिबल बॉडी बोलते हैं। कई बार आप देखे होंगे मॉल में इतना थिन ग्लास लगा देते हैं कि उसमें लाइट जब पड़ती है तो पूरी लाइट को अपने से पार कर देता है, ना एब्जॉर्ब कर रहा है ना रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हमें ऐसा लगता है जैसे वहां कुछ भी नहीं, और हम जाते हैं और सीधा बैठ जाते हैं। गांव वाले ज्यादा ऐसा होते हैं क्योंकि उन्हें आइडिया भी नहीं, तो हम लोग तो थोड़ा समझ भी लेते हैं, राइट। तो ऐसी बॉडी को क्या बोलेंगे, ऐसी बॉडी क्या बोलेंगे, इनविजिबल बॉडी, राइट। तो गांव वाले का मतलब ये नहीं कि गांव वालों को समझ नहीं है, या गांव वाले ज्यादा समझदार होते हैं। उसका मतलब केवल इतना है कि वो कई बार पहली बार जाते हैं कहीं तो गलती हो जाती है। इसे आप पहले नोट करिए इतना, फिर इसके आगे बढ़ा जाए। हम लोग खुद ही गांव से, इसे नोट करिए आप लोग। मैं इसे रब करने जा रहा हूं। देखिए सबसे अच्छा ऑब्जर्वर कौन, ब्लैक बॉडी। सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कौन, व्हाइट बॉडी। सबसे अच्छा एमिटर कौन, ब्लैक बॉडी। जो सबसे अच्छा ऑब्जर्वर होता है वही सबसे अच्छा एमिटर होता है, ये बात भी दिमाग में बैठा लीजिए। आगे किरचॉफ्स लॉ आएगा जिसमें बताया जाएगा कि गुड ऑब्जर्वर और ऑल्सो गुड एमिटर, राइट। तो एमिशन अलग चीज है, रिफ्लेक्शन अलग चीज, ध्यान रखिएगा। सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन कौन करता है, व्हाइट बॉडी। सबसे अच्छा एमिशन कौन करता है, ब्लैक बॉडी। सबसे अच्छा एब्जॉर्ब भी कौन करता है, ब्लैक बॉडी, राइट। अच्छा, और क्या ब्लैक बॉडी का ब्लैक होना जरूरी है, नहीं। और क्या ब्लैक दिखने वाली बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, नहीं। यानी हर ब्लैक दिखने वाली चीज ब्लैक बॉडी नहीं है। तो चलिए अब ऐड डालें परफेक्ट ब्लैक बॉडी। जैसे सन है, सन, सन का टेम्परेचर 6000 केल्विन के आसपास होता है, 6000 केल्विन सन का टेम्परेचर। और सन की सरफेस से जो लाइट एमिट होती है वो हर टाइप की वेवलेंथ को एमिट करता है। तो सन इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक बॉडी। सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक बॉडी। सन वो बॉडी जो हर तरीके के लैम्डा को क्या कर ले, एब्जॉर्ब, या जो हर तरीके के लैम्डा को क्या कर दे, एमिट, उन बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, राइट। तो 100% एब्जॉर्बिंग और 100% emitting body is called perfect black body, right।
तभी तो कहते हैं गर्मी में काली शर्ट मत पहनिए, नहीं कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर काली शर्ट पहन के आप गए हैं, सनलाइट आ रही है, वो 100% क्या करे जा रहा है, एब्जॉर्ब, आपको बहुत हीट महसूस होगा। बताइए, ठीक सब वाइट बॉडी क्या करेगी, 100% रिफ्लेक्ट। तभी तो आप देखो गर्मी में लोग व्हाइट कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, एकदम पतला सा है, और सर्दियों में काला डार्क कलर पहनना पसंद करते हैं। खैर लिखिए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी में लिखें ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी absorb completely a perfect black body absorb completely the radiation of all wavelength incident on it ठीक है, फुल स्टॉप वाला लिखें। अगला लाइन से लिखिए, वी नो that color of opaque body opaque मतलब जो अपने से लाइट को पार ना होने दे, जो ट्रांसमिशन को अलाउ ना करे, उस बॉडी को ओपेक बॉडी कहेंगे। तो लिखा वी नो दैट कलर ऑफ ओपेक बॉडी इज द कलर ब्रैकेट में लिख लो वेवलेंथ, इज द कलर ब्रैकेट में वेवलेंथ, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ऑफ द रेडिएशन reflected by it, right? ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि हमें किसी भी ओपेक बॉडी का जो कलर नजर आता है वो कौन सा कलर होता है, जिस लैम्डा की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है। आगे लिखें, फुल स्टॉप वाला लिखें, एज ए ब्लैक बॉडी रिफ्लेक्ट no wavelength, so it appears black, फुल स्टॉप वाला लिखिए, when perfect black body is heated to a suitable high temperature, it emit radiation of all possible wavelength, राइट। तो मैंने क्या बोला कि जो ब्लैक बॉडी वो सबसे अच्छा एब्जॉर्बर है, लेकिन ब्लैक बॉडी को अगर हम सुइटेबल हाई टेम्परेचर पे लेके जाएं तो वो हर तरीके के लैम्डा को क्या करता है, एमिट। तो सबसे अच्छा एमिटर कौन, ब्लैक बॉडी। सबसे अच्छा एब्जॉर्बर भी कौन, ब्लैक। सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कौन, व्हाइट बॉडी, राइट। अब लिखिए इसी में अगली लाइन से लिखें या एग्जांपल लिखें, टेम्परेचर ऑफ सन is very high, ब्रैकेट में लिख लो 6000 केल्विन। टेम्परेचर ऑफ सन इज वेरी हाई, ब्रैकेट में 6000 केल्विन। फिर कॉमा लगा लिखें, इट emits all wavelength, so sun is an example of perfect black body.
ठीक है, सन किसका एग्जाम्पल है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी, क्योंकि सन से जो लाइट एमिट होती है वो हर पॉसिबल लैम्डा की लाइट को वो एमिट करता है। तो सबसे अच्छा एमिटर कौन हुआ? ब्लैक बॉडी। सबसे अच्छा एब्जॉर्बर भी कौन? ब्लैक बॉडी। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? एब्जॉर्बिविटी, ट्रांसमिटिविटी, रिफ्लेक्टिविटी एकदम क्लियर है। अब यहां से कुछ टर्म्स होंगे। पहला टर्म लिखें एमिसिव पावर, और ये बिल्कुल आपको मतलब इनका पता रखना है, समझ लीजिए नहीं तो कंफ्यूजन आएगा आगे टॉपिक में। एमिसिव पावर, एमिसिव पावर, एमिसिव पावर, समझो एमिसिव पावर का मतलब क्या, पहले हम तुम्हें समझा दें जरा। नाम में लिखा पावर, नाम में लिखा, अच्छा एनर्जी पावर इंटेंसिटी में क्या फर्क? एनर्जी क्या है कि इस कमरे में हमने एक बल्ब लगा दिया, मान लो ये 100 जूल एनर्जी इस कमरे में फैला रहा है, तो यह ना समय की पाबंदी है ना एरिया की पाबंदी कि कितने एरिया में, पूरे कमरे में पूरे टोटल टाइम जितने टाइम तक ये जला इसने कितनी एनर्जी एमिट करी? 100 जूल। तो यह टोटल एनर्जी है। लेकिन अब हम एनर्जी पे पाबंदी लगाते हैं समय का कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी छोड़ रहा है, तो इसका नाम पावर। अब हम पाबंदी लगाते हैं एरिया की भी कि 1 सेकंड में इस यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी छोड़ रहा है, उसका नाम इंटेंसिटी। यानी सबसे बड़ा टर्म कौन है? एनर्जी। एनर्जी को कैटेगराइज किया विद रिस्पेक्ट टू समय, टाइम, दैट इज पावर। और पावर को कैटेगराइज किया विद रिस्पेक्ट टू एरिया क्रॉस सेक्शन, दैट इज इंटेंसिटी। तो एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी, एनर्जी पर सेकंड इज कॉल्ड पावर। तो इसमें लिखा पावर है लेकिन वास्तव में है ये क्या? इंटेंसिटी। वास्तव में ये इंटेंसिटी। सही बात ये है कि इंटेंसिटी, एनर्जी और पावर सब एक ही बात है। आने वाली एनर्जी 1 सेकंड में देख रहे हो तो पावर की बात कर रहे हो, आने वाली एनर्जी 1 सेकंड में यूनिट एरिया पे देख रहे हो तो इंटेंसिटी की बात कर रहे हो, राइट? तो इसमें देखो कंफ्यूजन यही से आता है, लोगों को लगता है पावर होगा जबकि है क्या ये? इंटेंसिटी। समझते जरा क्या है, इसको एक्सप्लेन करता हूं बढ़िया से, समझिए। हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है, ये स्फेरिकल बॉडी, इस बॉडी का सरफेस का टेम्परेचर T केल्विन, कितना? T केल्विन, और सराउंडिंग का टेम्परेचर है मान लो T0 केल्विन। तो मैंने कहा था कोई भी बॉडी किसी भी समय एमिशन भी करता है और, लेकिन हमें अभी देखना केवल क्या? एमिशन। तो क्या इसके पूरे सरफेस एरिया, कितना सरफेस एरिया है इसका? स्फेरिकल बॉडी है 2πr, वाह बहुत बढ़िया, 2πr सरफेस एरिया होगा इसका। स्फीयर है, टोटल सरफेस एरिया 6πr², वाह बहुत बढ़िया। ये कब हो गया 6πr²? 4πr²। अगर स्फेरिकल बॉडी है तो स्फेरिकल बॉडी का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? 4πr²। तो क्या ये पूरे 4πr² एरिया से एनर्जी को क्या कर रहा होगा? एमिट। लेकिन हमें बात करनी है यूनिट एरिया से, तो हमने इसके सरफेस पर यहां पे मान लो एक 1 मीटर स्क्वायर एरिया देखा। इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया से ये एनर्जी को 1 सेकंड में कितना एमिट करा? इन 1 सेकंड। ये एरिया कितना? सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर। हमने कितने टाइम में देखा? 1 सेकंड में। जितनी एनर्जी एमिट करेगा उसी का नाम है एमिसिव पावर। यानी किसी बॉडी के यूनिट सरफेस एरिया से यूनिट टाइम में एमिशन होने वाली एनर्जी का नाम क्या है? एमिसिव पावर। वास्तव में ये क्या बन गई? इंटेंसिटी। नाम इसका होना चाहिए था एमिसिव इंटेंसिटी, नाम रख दिया एमिसिव पावर, फर्क नहीं पड़ता, समझ गए हम। तो यूनिट एरिया में यूनिट टाइम से यूनिट टाइम में एमिट होने वाली एनर्जी का नाम है एमिसिव पावर। अच्छा एक बात दो, जिस बॉडी का एमिसिव पावर सबसे अच्छा होगा क्या वही सबसे अच्छा एमिटर माना जाएगा? बोलो भाई, हम 2 बॉडी लाए, दोनों के यूनिट एरिया को लोकेट किया, 1 सेकंड के लिए देखा, तो जो ज्यादा एनर्जी 1 सेकंड में यूनिट एरिया से निकाल रहा होगा हम कहेंगे वो अच्छा एमिटर है। बस शर्त रखेंगे दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम। ये शर्त रखी जाएगी कि दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम, राइट? तो बताइए भाई, ये मान लो 1 सेकंड में हमने देखा। अच्छा, इससे जो एनर्जी एमिट होती है उस एनर्जी में जो लैम्डा होता है उसकी रेंज होती है 0 से लेके कहां तक? इनफाइनाइट। जो एनर्जी 1 सेकंड में यूनिट एरिया से एमिट होती है
उसमें लैम्डा की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक, 0 से इनफाइनाइट तक की वेवलेंथ की लाइट एमिट होती है, राइट। विजुअल रीजन में कहां से कहां तक आता है, वायलेट से लेके रेड तक ओनली, रेड के आगे बड़ी वेवलेंथ इंफ्रारेड, वायलेट के नीचे अल्ट्रा वायलेट, राइट। तो विजुअल, लेकिन इसमें कौन से लैम्डा है, 0 से लेके इनफाइनाइट, यानी हर पॉसिबल वेवलेंथ का यहां से एमिशन होगा। तो आप इसमें एक लाइन लिखें, इट इज emitted energy, it is emitted energy it is emitted energy per second, it is emitted energy per second per unit area of any surface, per unit area of any surface, per unit area of any surface, ठीक है। फुल स्टॉप वाला है, एक्चुअली इट इज इंटेंसिटी, एक्चुअली इट इज इंटेंसिटी, एक्चुअली इट इज इंटेंसिटी, वास्तव में ये क्या है, इंटेंसिटी है, राइट। एक्चुअली इट इज इंटेंसिटी, ठीक है। तो बताओ भाई, तो इसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग, ऊपर लिखेंगे एनर्जी एमिटेड, क्यों, एनर्जी एमिटेड, नीचे टोटल टाइम, और इधर नीचे टोटल सरफेस एरिया, ये तो लिखेंगे सरफेस एरिया। कोई दिक्कत है क्या यार, तो सरफेस एरिया कितना होगा, ये टोटल सरफेस एरिया 4πr², ये होगा टोटल सरफेस एरिया। आगे बढ़ा जाए, अब देखिए, इसी को हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते थे, टोटल एनर्जी एमिटेड डी, टोटल टाइम डी टी, और ये डी एरिया, क्यों, डी डिफरेंशियल एनर्जी एमिटेड इन डिफरेंशियल टाइम, तो ये हो गया पर सेकेंड, डिफरेंशियल एरिया डिवाइड कर दिया ये पर यूनिट एरिया, तो ये बन गया हमारा एमिसिव पावर। लेकिन ये जो एमिसिव पावर आया है, इसमें बताओ जो एनर्जी एमिट हुई है उसमें लैम्डा कहां से कहां तक है, 0 से इनफाइनाइट तक, राइट। तो यहीं पे हमें एक टर्म डिफाइन, ये देखो यहां भी एनर्जी एमिट हो रही होंगी, लेकिन एमिसिव पावर टोटल एनर्जी को नहीं बोला गया, एमिसिव पावर बोला गया टोटल एनर्जी का एमिशन पर सेकेंड पर यूनिट सरफेस एरिया, लेकिन उसमें लैम्डा कहां से कहां तक है, 0 से इनफाइनाइट। अब सुनिए ध्यान से, अब यहां पे एक टर्म आता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। तो स्पेक्ट्रल का क्या मतलब है, अगर हमने जो एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया मिली है उसमें लैम्डा कहां से कहां तक है, 0 से इनफाइनाइट, हमने कहा 5000 एंगस्ट्रॉम की कितनी एनर्जी एक सेकंड में यूनिट एरिया से एमिट हो रही है, तो दैट इज स्पेक्ट्रल डिस्कशन। स्पेक्ट्रल डिस्कशन का मतलब है एमिसिव पावर, एमिसिव पावर क्या था, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, यानी इंटेंसिटी, एमिसिव पावर करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर वेवलेंथ, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का एमिसिव पावर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। अब सवाल आया स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर निकालेंगे कैसे, तो अभी सब बताता हूं। तो पहले तो ये दिमाग में उठाइए, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का मतलब क्या है, कि हम किसी पर्टिकुलर
वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। मान लो हमने कहा हमारा इंटरेस्ट है 5000 एंगस्ट्रॉम में, तो हम ये देखेंगे कि इस यूनिट एरिया से 1 सेकंड में 5000 एंगस्ट्रॉम की कितनी लाइट एनर्जी एमिट हुई, उसका नाम है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर करस्पॉन्डिंग टू 5000 एंगस्ट्रॉम। बोलो भाई। लेकिन अब सवाल आया, सर क्या ये लैम्डा जो एमिट हुए हैं क्या ये डिस्क्रीट वैल्यूज है? नहीं, 0 से लेके कहां तक है? कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज है। मतलब 499.99 4999 एंगस्ट्रॉम भी होगा और 5000 एंगस्ट्रॉम भी होगा, 5001 भी होगा, 4999 भी होगा, 5000 भी होगा और 5001 होगा। उसके बीच में भी 5000.01, 5000.02 हर तरीके के लैम्डा की लाइट होगी। तो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी पकड़ना हमारे लिए कठिन है। हम पकड़ लेते जैसे किसी का नंबर, जैसे हम लोगों को पेपर हुआ, मान लो किसी का नंबर आ रहा है 100 में से 40, किसी के 41, क्या किसी के ऐसे आते 40.1, 40.1, क्या किसी का ऐसा नंबर आता है? नहीं। 40 के बाद 41 डिस्क्रीट वैल्यूज है। तो हमसे कहा जाए कि 70 नंबर लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो हम पकड़ लेंगे 10 विद्यार्थी, 15 विद्यार्थी तुरंत पकड़ लेंगे। लेकिन हम कहते हैं हमने नंबर ऐसे बांटे हैं, 40 भी है, 40.01 भी है, 40.02 भी है, बहुत ही मतलब हर पॉसिबल नंबर हमने दिया है। तो बताओ, अब हम कहें 70 वाले बताओ कितने हैं, तो तुम कहोगे नहीं बता पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 70 मार्क्स के अराउंड देखेंगे कि 69.99 से 70.001 के बीच में, यानी अब हम एक डी लैम्डा वेवलेंथ की रेंज या वहां डी नंबर की रेंज सिलेक्ट करेंगे। और यहां जैसे हम कहेंगे कि हमें मालूम 5000 एंगस्ट्रॉम के करस्पॉन्डिंग एमिसिव पावर देखना है, तो हम कहेंगे 5000 एंगस्ट्रॉम के अगल बगल यूनिट रेंज सिलेक्ट कर लो। कितना? यूनिट रेंज, यानी 5000 एंगस्ट्रॉम से 4999 से 5000 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो भी एनर्जी 1 सेकंड में यूनिट एरिया से निकलेगी, दैट विल कॉल्ड स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर अराउंड वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। राइट। यानी देखिए, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर फिर डिफाइन हम कैसे करेंगे, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के अराउंड कितनी रेंज में, यूनिट वेवलेंथ रेंज के अंदर निकलने वाली एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। राइट। तो इसमें लिखें एक लाइन, इट इज डिफाइंड एज radiant energy per second per unit area of surface per second per unit area of surface per second per unit area of surface within unit wavelength around lambda, within unit wavelength around lambda, within unit wavelength around lambda। राइट। तो मतलब समझो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ई का मतलब एमिसिव पावर, सफिक्स में लगा दिया लैम्डा। मतलब हम एमिसिव पावर निकालना चाहते हैं किस वेवलेंथ का, लैम्डा वेवलेंथ का। तो हम लैम्डा के अराउंड, लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा रेंज में जाएंगे और उस डी लैम्डा से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट वेवलेंथ रेंज के अंदर मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, डी ई, डी का मतलब डिफरेंशियल एमिसिव पावर। ये अभी ई एनर्जी नहीं है, क्या है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया अपॉन डी लैम्डा करते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर अराउंड यूनिट वेवलेंथ रेंज अराउंड लैम्डा। तो देखो मीनिंग क्या है इसका, हम समझाते हैं आपको और बढ़िया से। रेडिएशनल स्पेक्ट्रम का जो ग्राफ है, रेडिएशनल स्पेक्ट्रम को जरा समझते हैं। रेडिएशनल स्पेक्ट्रम का ग्राफ समझिए। हम y एक्सिस पर
हम वाई एक्सिस पर m से पावर दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस पर हम लैम्डा दिखा रहे हैं। वाई एक्सिस पर m से पावर, एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहे हैं, लैम्डा। ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ बताओ जीरो से लेके कहां तक के लैम्डा मिलते हैं। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा था, कोई भी बॉडी हमारे पास, मान लो ये बॉडी है, तो ये जीरो से लेके इनफाइनाइट तक की एनर्जी, लैम्डा की एनर्जी को रिलीज कर रहा है किसी भी यूनिट एरिया से यूनिट टाइम। तो बताओ इसमें जो लैम्डा की वैरायटी है वो कुछ ऐसा ग्राफ आता है, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। एक लैम्डा ऐसा पाया गया जिसके करस्पॉन्डिंग m से पावर सबसे ज्यादा पाया गया। वो लैम्डा जिसके करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल m से पावर सबसे ज्यादा है, उस लैम्डा का नाम रख दिया गया लैम्डा m। लैम्डा m का ये मतलब नहीं कि लैम्डा मैक्सिमम, नो, लैम्डा m इज द वेव। इससे भी बड़े लैम्डा है आगे, कहां तक लैम्डा है, इनफाइनाइट तक। लैम्डा m इज द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग विच इंटेंसिटी या m से पावर इज मैक्सिमम। तो ये m जो था वो लगना यहां चाहिए था, यहां लगा दिया गया, तो थोड़ा कंफ्यूजन लोगों को आने लगता है। लैम्डा m का मतलब क्या, वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग m से पावर सबसे ज्यादा, मैक्सिमम, द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू स्पेक्ट्रल m से पावर इज मैक्सिमम, राइट। अब सुनिए, किसी ने कहा सर, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं लैम्डा m का मतलब, लिख दे, यहां लिख दे रहा हूं लैम्डा m का मतलब वेवलेंथ, wavelength corresponding to, wavelength corresponding to maximum spectral m से पावर, स्पेक्ट्रल m से पावर, m से पावर, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, किसी ने कहा कि हमें सर इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग, इधर देखिए, किसी ने कहा हमें सर इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग m से पावर निकालना। तो हम क्या करेंगे, इस लैम्डा पर गए और हमने देखा इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग, ध्यान दीजिएगा जरा, हमने देखा कि इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग, हम इस लैम्डा पे गए, हमने देखा इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग यहां m से पावर में लिखा हुआ है ई लैम्डा। क्या लिखा है, ई लैम्डा। हम इस लैम्डा के अराउंड कितना वेवलेंथ आगे बढ़ गए, लैम्डा प्लस डी लैम्डा पहुंच गए, यानी कितना रेंज हमने सिलेक्ट किया। और मैंने कहा डी लैम्डा इतना छोटा है कि इसके अंदर ये m से पावर में जो चेंज आया वो केवल कितना आया, डी, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट लगभग बराबर है। तो हम कहेंगे कि ये लैम्डा के करस्पॉन्डिंग ये बन गया स्पेक्ट्रल m से पावर, राइट। तो बताओ ये कितना चेंज आया यहाँ, डी। तो बताओ हम लोग लिखेंगे m से पावर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। तो हम कहेंगे कि किसी लैम्डा के अराउंड अगले डी लैम्डा में देखो कितना m से पावर में चेंज आया। तो चेंज इन m से पावर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल m से पावर। तो ये वास्तव में m से पावर है किस लैम्डा के अराउंड, किसी पर्टिकुलर लैम्डा के अराउंड, तभी तो सफिक्स में क्या लिखा है, लैम्डा। अगर हम यहां लैम्डा को लिख दें लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट के करस्पॉन्डिंग हमें स्पेक्ट्रल m से पावर मिल जाएगा। बोलो भाई। तो ई लैम्डा को हम लोग डी बाई डी लैम्डा क्यों लिख रहे हैं, क्लियर है, क्योंकि हम लैम्डा वेवलेंथ के अराउंड डी लैम्डा वेवलेंथ रेंज में हमने देखा कि m से पावर में डी चेंज हुआ। और ये रेडिएशनल स्पेक्ट्रम का ग्राफ होता है बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हम आपसे कहें इस ग्राफ का एरिया निकालते हैं जरा, इस ग्राफ का एरिया,
समझिए जरा, जो रेडिएशनल स्पेक्ट्रम का ग्राफ बताओ, रेडिएशनल स्पेक्ट्रम का जो ग्राफ है वो किस किस के बीच में है? एमसी पावर विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ रेंज। और वेवलेंथ की रेंज कहां से कहां तक है? 0 से लेके इनफाइनाइट तक। हम इस ग्राफ का निकालने जा रहे हैं एरिया, इसका एरिया हमें क्या देगा। ठीक है, समझते जरा। मतलब लैम्डा हम किसे बोल रहे थे? वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग एमिसिव पावर सबसे ज्यादा, यानी वो लैम्डा जिसकी 1 सेकंड में यूनिट एरिया से सबसे ज्यादा एनर्जी एमिट होकर के आ रही है। राइट? और क्लियर क्या है? मान लो हम कहेंगे हमें लैम्डा एम 500 एंगस्ट्राम मिल रहा है। सच्चाई क्या है कि 499 से 500 एंगस्ट्राम के बीच की जो वेवलेंथ है उन्हीं के करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा एनर्जी 1 सेकंड में यूनिट एरिया से एमिट हो रही है। तो हम यहां लैम्डा एम किसको बोलेंगे? 500 एंगस्ट्राम को। आई थिंक क्लियर? तो समझिए जरा। तो अगर हम इसका एरिया देखें, यहां पे दिखा रहा था मैं एमिसिव पावर, यहां दिखा रहा था वेवलेंथ रेंज, और ये ग्राफ कुछ ऐसा आया था। और यहां पे हम दिखाते थे लैम्डा करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिसिव पावर, तो ये था ई मैक्स। क्यों ई मैक्स? हमें निकालना इसका एरिया। ग्राफ काइनेमेटिक्स में हमने एरिया पढ़ाया था, कैसे निकालते थे? जनरल एक्स माने लैम्डा पे गए, अगला कितना गए? डी लैम्डा, और हमने देखा डी लैम्डा इतना कि ये वाली हाइट में कोई चेंज, और ये हाइट होगी कितनी बेटे? ई लैम्डा होगी, ई लैम्डा। तो बताओ इतने एरिया को क्या मैं एक रेक्टेंगुलर एरिया मान लूंगा? तो बताओ इस रेक्टेंगल का एरिया जो लिखा जाएगा दैट इज डी ए। और बताओ वो डी ए क्या होगा? बताओ ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा। ई लैम्डा क्या चीज है? ई लैम्डा क्या चीज है? यस, यानी इसका नाम क्या? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। तो ये देखो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है बेटा, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ लैम्डा ना, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर अराउंड वेवलेंथ लैम्डा, अराउंड लैम्डा। क्यों भाई? तो बताओ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को क्या लिखते थे हम लोग? डी ई अपॉन डी लैम्डा, बहुत बढ़िया, इनटू डी लैम्डा। डी लैम्डा से डी लैम्डा बचा क्या? डी ई। तो अगर हमें टोटल एरिया चाहिए तो ऐसे छोटे छोटे डी ए को इकट्ठा करो, तो ये बनेगा छोटा छोटा डी ई। बताओ डी का इंटीग्रेशन ई, ई क्या बन गया? ये टोटल एमिसिव पावर, बहुत बढ़िया, ई टोटल। तो ये बन गया टोटल एमिसिव पावर। टोटल एमिसिव पावर का क्या मतलब है कि उस बॉडी के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में 0 से इनफाइनाइट तक के लैम्डा की टोटल एनर्जी को टोटल एमिसिव पावर कहेंगे। यानी अब बताओ हम कह रहे हैं 0 से इनफाइनाइट तक के सारे लैम्डा की टोटल एनर्जी देख लो कि उस बॉडी के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितनी एमिट हो रही है। और ये टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर की पावर 4। किसका टेम्परेचर? बॉडी का। यानी ये मतलब हुआ, देखो ध्यान से, ये बॉडी था, बॉडी का टेम्परेचर T केल्विन। अब ये कहां से आया? इसके लिए आगे आएगा स्टीफेंस लॉ, आगे बढ़ाएंगे। ये किस लॉ से आएगा? स्टीफेंस लॉ, आगे आएगा भी थोड़ी देर बाद स्टीफेंस लॉ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने बॉडी के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में देखा कि ये टोटल एनर्जी को ई एमिट कर रहा है, और ई की जो वैरायटी है वो 0 से लेके कहां तक का लैम्डा? इनफाइनाइट। तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक के लैम्डा की मिलाकर के टोटल एनर्जी ई है, और वो टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी का पावर 4 के। बोलो भाई, अब ये कहां से आया? वो अभी आ जाएगा। ठीक,
क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। जो स्मॉल ए होता था उसे क्या बोलते थे? एब्जॉर्प्टिविटी। वो ब्लैक बॉडी के लिए कितना होता था? 1। आगे बढ़े। अब देखिए जरा, हेडिंग डाला है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसमें कुछ लॉ हैं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, किरचॉफ्स लॉ, स्टीफेंस लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये सब आएंगे अभी। तो हेडिंग डालिए वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बढ़िया समझते चलिए, अभी तक कोई डाउट तो नहीं है? ये टॉपिक किताब से नहीं आता समझ में, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है हम आपको समझाते हैं। वीन्स लॉ कहता है कि जो रेडिएशनल स्पेक्ट्रम का ग्राफ था, एमिसिव पावर वर्सेस लैम्डा, वो कुछ ऐसा था। और ये ग्राफ हमने मान लो इस बॉडी का बनाया, और इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है? T केल्विन। तो हमने क्या देखा, इसके यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी टोटल एमिट हो रही थी? E। इसका ग्राफ हमने लैम्डा के साथ देखा। तो इस E की वैरायटी में लैम्डा कहां से कहां तक के थे? 0 से इनफाइनाइट। वो लैम्डा जिसके करस्पॉन्डिंग एमिसिव पावर सबसे मैक्सिमम। तो वीन्स लॉ बताता है कि वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग एमिसिव पावर मतलब इंटेंसिटी, राइट, वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग एमिसिव पावर सबसे ज्यादा, यानी वो वेवलेंथ जिसकी लाइट एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया सबसे ज्यादा एमिट होकर के आ रही है, वो लैम्डा एम बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वीन्स लॉ कहता है कि वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी या एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट सरफेस एरिया बॉडी की सबसे ज्यादा निकल रही है, वो लैम्डा टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसमें एक लाइन लिखें, द वेवलेंथ corresponding to the wavelength corresponding to maximum spectral emissive power, the wavelength corresponding to maximum spectral emissive power ब्रैकेट में लिख लो इंटेंसिटी, corresponding to maximum spectral emissive power ब्रैकेट में इंटेंसिटी, is inversely proportional to absolute temperature of body, is inversely proportional to absolute temperature of body, राइट। मतलब समझो क्या हुआ, अगर ये ग्राफ बॉडी का टेम्परेचर T केल्विन है तो ये T केल्विन पर था। तो बताओ अगर हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो क्या एक कांस्टेंट आएगा? लैम्डा एम इंटू टी बराबर एक कांस्टेंट V, और V को बोलते हैं वीन्स कांस्टेंट। ये सवाल में दिया जाएगा आपको इसकी वैल्यू, अगर जरूरत होगी, रटने की जरूरत नहीं है इसको। वीन्स कांस्टेंट लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी। ठीक, बताओ इस ग्राफ का एरिया, इस ग्राफ का एरिया किसके प्रोपोर्शनल था? टेम्परेचर की पावर 4 के। बहुत बढ़िया। अगर हम आपसे कहें कि इसी बॉडी को जो T केल्विन पे था, अगर हम इस बॉडी को हीट कर दें
और इसका टेम्परेचर पहुंचा दें कितना, 2T केल्विन। कितना, 2T केल्विन। ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से, 2T केल्विन, 2T केल्विन। जवाब दीजिए। अब इसके यूनिट एरिया से, यूनिट टाइम में, 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकेंड में जो एनर्जी एमिट हो रही होगी, जिसे एम से पावर कह रहे हैं, अब वो एम से पावर ई, बताओ क्या उसी का नाम टोटल एम से पावर तो था, और वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। तो पहले अगर ई था तो अब ई की पावर 4, तो पहले ई था, तो बताओ क्या ये ई की पावर 4 हो जाएगा, राइट। टेम्परेचर हमने क्या किया, डबल, ई की पावर 4 नहीं, टी की पावर 4, हमने टेम्परेचर क्या किया, डबल, तो एम से पावर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना, 16, तो ये ई डैश अब हो जाएगा 16E। वो बढ़िया समझ लीजिए, यानी टोटल एम से पावर ही तो एरिया से आता था। हेलो, ये एरिया क्या बनता था, टोटल एम से पावर, और टेम्परेचर अगर डबल करोगे तो बताओ तुम मुझे, क्या टोटल एम से पावर भी तो डबल हो जाएगा। तो सुनिए अब ध्यान से, इस ग्राफ को हमें बदलना है। वीन्स लॉ यही तो सिखाता है, नाम क्या, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, कि इसका ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, कैसे होगा, ये समझना है। अगर हमने टेम्परेचर डबल कर दिया बॉडी का, तो बताओ इस बॉडी के सरफेस एरिया से एमिट होने वाली एम से पावर क्या 16 टाइम्स हो जाएगी, और वो निकलेगा इस ग्राफ के एरिया से, तो क्या ग्राफ का एरिया भी 16 टाइम्स हो जाएगा। तो बताना जरा। अच्छा, ये लैम्डा एम आप कहां मिलेगा, टेम्परेचर डबल करेंगे तो ये लैम्डा एम टेम्परेचर के साथ इनवर्सली रिलेटेड, तो टेम्परेचर अगर डबल तो लैम्डा एम आधा, यानी अगर ये 5000 एंगस्ट्रॉम था तो अब 2500 एंगस्ट्रॉम पे ही मैक्सिमम एम से पावर हमें मिलेगा। लेकिन वो एम से पावर इतना ही होगा, या इससे ज्यादा होगा, इससे कम होगा, तो इसके लिए आता है, इसके लिए आता है वीन्स फिफ्थ पावर लॉ। वीन्स फिफ्थ पावर लॉ, वीन्स फिफ्थ पावर लॉ क्या कहता है, पहले समझ लो बेटे। वीन्स फिफ्थ पावर लॉ कहता है कि ई मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 5। मैक्सिमम एम से पावर प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर की पावर 5 के। तो बताओ टेम्परेचर डबल करें, ये लैम्डा एम पहले से आधा, टोटल एरिया पहले से 16 टाइम्स, ये ई मैक्सिमम पहले से 2 की पावर 5, 32 टाइम्स। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता, देखिए ऐसे। और अब हमको ये आधे लैम्डा पर ही, तो ये बताओ लैम्डा एम था, ये लैम्डा एम बाई 2 पर ही, ये कितने केल्विन पे ग्राफ है, 2T केल्विन पर। लेकिन बताओ ये अगर ई मैक्स था तो अब ये 32E मैक्स हो जाएगा। बोलो भाई, और एरिया कितने टाइम्स हो गया, 6, 2 की पावर 4 टाइम्स। तो अगर हम कहें ये ग्राफ का एरिया देखो, ये वाला एरिया अगर A है तो दूसरा एरिया जो A2 होगा वो 16 टाइम्स ऑफ A1। एरिया क्या देता हमको, टोटल एमिसिव पावर, ये बताता है वीन्स लॉ। कौन सा लैम्डा, टेम्परेचर डबल करोगे तो ये आधा नहीं होगा, तभी तो कांस्टेंट के बराबर आएगा। अरे लैम्डा एम इंटू टी बराबर कांस्टेंट, टी डबल तो ये आधा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये डबल तो ये आधा। कोई प्रॉब्लम, यानी मेरी बातों क्लियर करिए। टेम्परेचर अगर डबल करेंगे तो लैम्डा एम आधा, एरिया 2 की पावर 4, ई मैक्सिमम टी की पावर 5 के प्रोपोर्शनल, इसे बोलते हैं वीन्स फिफ्थ पावर लॉ। अच्छा, अगर हम टेम्परेचर घटा देते तो ये ग्राफ क्या आगे शिफ्ट हो जाता, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे। मान लो ये ग्राफ T0 केल्विन पर है, ये बॉडी का टेम्परेचर T0 केल्विन, तो बताओ क्या ये T0 केल्विन
टी नॉट केल्विन लेस देन टी केल्विन होगा। बोलो भाई, जो टी नॉट होगा वो लेस देन टी होगा, तो ये ग्राफ आएगा। और इसका बताओ अब लैम्डा भी ई मैक्स भी घट जाएगा, लेकिन इसका लैम्डा, ये लैम्डा एम नॉट हो जाएगा, ये ई मैक्स नॉट हो जाएगा। बोलो भाई, अगर हम बताओ टेम्परेचर आधा कर दें तो ये 1/32 टाइम्स, ये 2 गुना शिफ्ट कर जाएगा, एरिया 1/16 हो जाएगा। आई थिंक क्लियर। इसका यूज देखो क्या है, वीन्स लॉ। आपने कभी देखा होगा आयरन का, जो आयरन का पीस होता है, हम उसे कभी गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पे, किसी उसमें डाल दें, अगर भट्टी बोलते हैं इसको, फर्नेस में डाल दें उसको, शुरू में उसका कलर कैसा दिखाई देता है? आयरन का। आयरन जब हम गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पे, सबसे पहले उसका कलर रेड। क्यों? क्योंकि कम टेम्परेचर पे भाई हमें विजिबल रीजन बात होगी, वायलेट से रेड तक के ही कलर देख सकते हैं। सबसे पहले वो सबसे लो टेम्परेचर पे रेड कलर शो करता है। क्यों? क्योंकि वो उस टेम्परेचर पे रेड कलर के करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा एनर्जी को एमिट कर रहा है। यानी मतलब समझो, ये लैम्डा एम रेड था लो टेम्परेचर पे, ये लैम्डा एम किसका था? लैम्डा रेड का, और उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी। हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया और गर्म करना शुरू किया, तो आपको लैम्डा का ऑर्डर पता है ना? विव गियोर में सबसे छोटा वेवलेंथ वायलेट, सबसे बड़ा रेड। तो सबसे छोटे टेम्परेचर पे हमें रेड कलर नजर आ रहा था, क्योंकि रेड की एमिसिव पावर सबसे ज्यादा एमिट हो रही थी। हमने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो देखना विव गियोर में हमने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो बताओ अब जो लैम्डा एम होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे लैम्डा एम घटेगा, तो वो रेड से शिफ्ट होगा किधर? ऑरेंज की तरफ। ऑरेंज की तरफ थोड़ी देर बाद उसका कलर ऑरेंज हो जाता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वो ऑरेंज होने लगा। क्यों? क्योंकि अब लैम्डा एम रेड की बजाय ऑरेंज पर शिफ्ट कर गया। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे लैम्डा एम घटेगा, रेड से ऑरेंज पे आ गया। अब वो ऑरेंज कलर है जिसका एमिसिव पावर सबसे ज्यादा एमिट हो रहा है, इसलिए हमें वो ऑरेंज दिख रहा है। और टेम्परेचर बढ़ाया, ऑरेंज से येलो हुआ, और टेम्परेचर बढ़ाया और लैम्डा घट गया, येलो दिखने लगा। और तब तक वो कलर बदलता जब तक कि वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक ना पहुंच जाए, यानी मेल्ट होने से पहले क्या वो लगातार अपने कलर को बदलता चला जाता है, रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो की तरफ। तो नोट लगा के लिख लीजिए, तो उसके पहले ही मेल्ट कर जाता ना, पहले ही मेल्ट कर जाता है। तो यही तो लिखवाने वाले, नोट में लिखिए, when we heat a piece of iron लेकिन when we heat a piece of iron, when we heat a piece of iron, it changes its color, it changes its color from red to orange, from red to orange, comma orange to yellow, orange to yellow, orange to yellow till it melt, till it melt, till it melt, full stop वाला है। when its color is red, when its color is red, then lambda m, जब उसका कलर रेड है तब लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा रेड, राइट? व्हेन कलर इज रेड देन लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा रेड, कॉमा as the temperature rises, as the temperature rises, as the temperature rises, lambda m decreases, lambda m decreases। सही बात है। कौन से लॉ से बात हो रही है? वीन्स लॉ। तो टेम्परेचर बढ़ेगा लैम्डा एम घटेगा,
temperature rises, lambda m decreases and becomes lambda orange and so on, becomes lambda orange and so on, right? कोई डाउट, यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, चलिए हेडिंग डालें एमसीबीटी, हेडिंग डाली एमसीबीटी। हम लोग बात कर रहे हैं एमसीबीटी, तो यहां पे एक टर्म होता है एमसीबीटी। देखो बेटा ये स्टैंडर्ड नेम है एमसीबीटी, ठीक, लेकिन इसका हम अपना एक लोकल नेम रख रहे हैं, उसका नाम है रिलेटिव, ये अपनी तरफ से नाम रख रहा हूं मैं, किताब में कहीं नहीं मिलेगा, रिलेटिव एमिसिव पावर, आपके लिए याद करने के लिए, समझने के लिए, रिलेटिव एमिसिव पावर। अब नाम से तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या चीज है ये। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से, स्मॉल ई इसका सिंबल है। रिलेटिव का मतलब कंपैरिजन है, किसका? एमिसिव पावर का। अब किसी बॉडी का एमिसिव पावर कंपेयर किया जाता होगा किसी बॉडी के साथ, अब किससे कंपेयर करेंगे? जो सबसे अच्छा एमिटर होगा, जिसका एमिसिव पावर सबसे ज्यादा एमिसिव पावर किसका? परफेक्ट ब्लैक बॉडी, सबसे अच्छा एमिटर। तो कोई एक जनरल बॉडी लाएंगे जो नॉन ब्लैक बॉडी होगी, जिसका शेप साइज उस ब्लैक बॉडी के जैसा ही होगा जिसके साथ कंपैरिजन चल रहा है, दोनों का टेम्परेचर भी सेम होगा। तो सेम टाइम में यानी एक सेकंड में यूनिट एरिया से निकलने वाली एमिसिव पावर यानी निकलने वाली एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया हम देखेंगे नॉन ब्लैक से और देखेंगे ब्लैक से, और फिर कंपेयर करेंगे कि उस नॉन ब्लैक बॉडी ने ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में कितनी एनर्जी का एमिशन करा। उस रेशियो का नाम है एमिसिविटी। जैसे हम लोग, लेकिन कंपैरिजन में ख्याल क्या रखेंगे? दोनों का शेप साइज सेम। ये नहीं करेंगे कि ब्लैक बॉडी छोटी लेके आ गए, वो बॉडी बड़ी लेके आ गए, कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपैरिजन में क्या ध्यान रखेंगे? दोनों का टेम्परेचर, शेप, साइज कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे हम लोग क्लास में भी कोई बच्चा थोड़ा होशियार बनता था तो हम लोग क्या करते थे? कंपेयर करा देते थे किसी एक टॉपर से कि ये आइडियल है, ये आइडियल लड़का है, कि ये एकदम परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, ये टॉपर है। तो हम उसको कंपेयर कराते थे कि अभी पता चल जाएगा तुम्हारा नॉलेज इसके रिस्पेक्ट में 80% है कि 70% है कि 60%। लेकिन कंपेरिजन करते समय इस बात का ख्याल रखते थे कि दोनों लड़कों का लेवल एक ही क्लास होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी करेंगे कि जो टॉपर है वो क्लास 2 का ले आए और जो जिस कंपेयर करे वो क्लास 10th का ले आए, तो कंपेरिजन नहीं हो सकता। तो कंपेरिजन करते समय हमें दोनों का टेम्परेचर, शेप और साइज क्या रखना पड़ेगा? सेम। तो सुनिए ध्यान से, अब हमारे पास ये एक बॉडी है, ध्यान से देखना कौन सी बॉडी है? नॉन ब्लैक। कितने टेम्परेचर पे? T केल्विन। और एक बॉडी कैसी है? ब्लैक। ये कितने टेम्परेचर पे है? T केल्विन। क्या दोनों का शेप और साइज बराबर है? इसकी रेडियस कितनी? R। इसकी भी रेडियस कितनी? R। बहुत बढ़िया। क्या दोनों का टेम्परेचर बराबर है? अच्छा, हमने इसके यूनिट एरिया को पकड़ा और इसके यूनिट एरिया को पकड़ा। ध्यान दीजिए, पहले समझ लो, हमने 1 मीटर स्क्वायर एरिया से एक सेकंड में, यहां पर भी 1 मीटर स्क्वायर एरिया से एक सेकंड में हमने देखा। तो ये बताओ एनर्जी को एमिट कर रहा है कितना? E। और ये एमिट कितना करेगा? E ब्लैक। कौन बड़ा होगा? E की E ब्लैक? E ब्लैक। तो जो एमिसिविटी है स्मॉल e, दैट इज द एमिसिव पावर ऑफ नॉन ब्लैक बॉडी, जनरल बॉडी। तो मैं लिख दे रहा हूं E ऑफ जनरल बॉडी। जनरल बॉडी मतलब नॉन ब्लैक, विद रिस्पेक्ट टू E ऑफ ब्लैक बॉडी। और दोनों का टेम्परेचर, शेप और साइज क्या है? सेम। तो इस रेशियो का नाम क्या है? एमिसिविटी। तो जरा एक बात बताइए, एमिसिविटी ऑफ नॉन ब्लैक बॉडी यानी जनरल बॉडी हमेशा 1 से कम ही होगा, क्योंकि ये नंबर ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर से हमेशा
एम से पावर समझ रहे हैं क्या होता है? एनर्जी एमिट पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो कोई जनरल बॉडी क्या कहेगा कि हमारे यूनिट एरिया से 1 सेकंड में एनर्जी ब्लैक वाली से तो हमेशा कम ही निकलेगी। तो ई ऑलवेज लेस देन 1 किसके लिए? किसके लिए? जनरल बॉडी के लिए, जो कि नॉन ब्लैक है, राइट। जनरल बॉडी, बहुत बढ़िया। अगर हम ये बॉडी, हमारा जो आइडियल मॉडल है वो कौन है? ब्लैक बॉडी। हम दूसरी बॉडी भी ब्लैक लेके आ गए, सेम साइज की, सेम टेम्परेचर की, ब्लैक ही लेके आए। कंपेयर किसके साथ? ब्लैक के साथ। रेशियो 1। तो स्मॉल ई विल बी इक्वल टू 1 किसके लिए? ब्लैक बॉडी के लिए। हम एक दूसरी बॉडी भी ब्लैक लेके आए, सेम शेप, सेम साइज, सेम टेम्परेचर का। तो बताओ क्या रेशियो बना जाएगा? यानी स्मॉल ई ब्लैक बॉडी का कितना होगा? 1, और किसी जनरल बॉडी का हमेशा होगा लेस देन 1। तो देखो हमने इसीलिए इसका क्या नाम रखा है? रिलेटिव एमिसिव पावर। वास्तव में कंपैरिजन है किसी भी बॉडी के एमिसिव पावर का किसके साथ? ब्लैक बॉडी के साथ। और कंपैरिजन में हम इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे कि उन बॉडी के टेम्परेचर, शेप और साइज सेम होने चाहिए, तभी कंपैरिजन माना जाएगा। तो देखो ब्लैक बॉडी के लिए दो चीजें हमने वन पढ़ ली, क्या क्या? एक एब्जॉर्प्टिविटी 1, क्योंकि वो भी रेशियो था। एक एमिसिविटी 1, एमिसिविटी भी रेशियो है। किसका? एमिसिव पावर का। किसके रिस्पेक्ट में? एमिसिव पावर किसका? ब्लैक बॉडी, राइट। तो क्या ये रेशियो ब्लैक बॉडी के लिए बनाएगा? राइट, बहुत बढ़िया। सबसे अच्छा एमिटर कौन था? ब्लैक बॉडी। तो देखो हम देख रहे हैं ये ब्लैक बॉडी जो है ये 1 सेकंड में यूनिट एरिया से सबसे ज्यादा एनर्जी एमिट कर रहा है, और दूसरी जनरल बॉडी उससे कम ही कर पा रहा है। तो सबसे अच्छा एमिटर कौन? सबसे अच्छा एब्जॉर्बर भी। और ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्बिविटी 1, एमिसिविटी भी, ई की वैल्यू 1। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बॉडी का एब्जॉर्बिविटी और एमिसिविटी बराबर होता है, ऐसा फील आ रहा है थोड़ा। जैसे ब्लैक बॉडी का ए कितना था? 1, यानी हम उस बॉडी में 100 जूल एनर्जी डालें तो 100 का 100 क्या करता था? एब्जॉर्ब। तो सबसे अच्छा एब्जॉर्बर हम बोलते थे ब्लैक बॉडी, और उसका ए 1 था। हमने किसी ब्लैक बॉडी को ब्लैक बॉडी के साथ ही कंपेयर किया, सेम साइज, सेम शेप, सेम टेम्परेचर पे, तो उसका एमिसिविटी भी तो बना रहा है। ऐसा लग रहा है, अंदर से थोड़ा फीलिंग आ रहा है, आगे कंफर्म हो जाएगी, पुष्टि हो जाएगी इस बात की कि किसी भी बॉडी का एब्जॉर्प्टिविटी और एमिसिविटी की वैल्यू बराबर होती है। यानी जितना उसका ए होगा उतना उसका ई होगा। ए अगर बताओ किसी का मैक्सिमम कितना हो सकता है, यानी वो 100% एब्जॉर्बिंग। किसी का E1, इसका मतलब वो बॉडी ब्लैक बॉडी के टक्कर का एमिसिव पावर रखता है, क्योंकि स्मॉल ई इज द रिलेटिव कंपैरिजन। तो हम बोलेंगे किसी का E1 तो वो ब्लैक बॉडी के टक्कर में 100% एमिटर है, यही तो मतलब हुआ। अगर किसी का ए 0.8, इसका मतलब वो इसका मतलब वो जो एनर्जी हम डालेंगे उसका 80% एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब वो ब्लैक बॉडी के कंपेयर में 80% एब्जॉर्बर। अगर किसी का E.8 स्मॉल ई, इसका मतलब कि ब्लैक बॉडी के टक्कर में अगर ब्लैक बॉडी 100 जूल एनर्जी एमिट कर रहा है तो वो 80 जूल कर रहा है, तो वो कह रहा है ब्लैक बॉडी की टक्कर में मैं 80% एमिटर हूं। और ए अगर 0.8 तो कह रहा है ब्लैक बॉडी के कंपेरिजन में मैं 80%। यानी एक बात समझ में आती, कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी के टक्कर में जितना परसेंट एब्जॉर्बर होता है उतना ही परसेंट एमिटर होता है। यही लॉ है किरचॉफ्स लॉ, जो ये कहता है गुड एब्जॉर्बर आर ऑल्सो गुड एमिटर, बेस्ट एब्जॉर्बर इज ब्लैक बॉडी, बेस्ट एमिटर इज ब्लैक बॉडी। और कोई बॉडी ब्लैक के कंपेयर में अगर 80% एब्जॉर्ब कर सकता है तो वो ब्लैक के टक्कर में 80% ही एमिट भी कर सकता है। ये है किरचॉफ्स लॉ। तो हेड डालिए किरचॉफ्स लॉ।
किरचॉफ्स लॉ। इसमें एक लाइन लिख लें, किरचॉफ्स लॉ में एक लाइन लिख लीजिए, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर, एमिसिव पावर का स्मॉल ई की कैपिटल ई? कैपिटल ई। क्या ये पावर है? ये क्या चीज है? इंटेंसिटी। तो रेशियो ऑफ एमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिविटी, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी मतलब स्मॉल ए, ये क्या है? पावर इंटेंसिटी के रेशियो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ टू और मोर बॉडी at same temperature, of two or more body at same temperature is equal। मतलब समझो, एक बॉडी ये है, इसकी रेडियस r है, ये बॉडी नंबर 1 है, ये बॉडी नंबर 1, ठीक। ये कोई जनरल बॉडी है, मतलब ये ब्लैक बॉडी नहीं। ध्यान रखना, सबका शेप और साइज कैसा लिया? सेम। टेम्परेचर भी सेम लेंगे, ध्यान दे, कंपैरिजन करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा बॉडी भी आर रेडियस का, इसका भी टेम्परेचर टी केल्विन, इसका 2 नाम रख दिया। तीसरा बॉडी हम लेके आए सेम रेडियस का टी केल्विन पर, उसका नाम रखा ब्लैक बॉडी, एक ब्लैक ले आए उनमें, ठीक। सबको बताओ हमने क्या सेम टेम्परेचर पे रखा? क्या सबका शेप और साइज बराबर है? तो देखो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, इसी बॉडी का एमिसिव पावर, पहली बॉडी का एमिसिव पावर मतलब इसकी यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में निकलने वाली एनर्जी, इसी बॉडी का एब्जॉर्प्टिविटी स्मॉल ए, इसका रेशियो दूसरी बॉडी का एमिसिव पावर और दूसरी बॉडी का एब्जॉर्प्टिविटी होता था आने वाली एनर्जी का कितना पार्ट वो एब्जॉर्ब करता था, और यही बराबर होगा एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक विद रिस्पेक्ट टू एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ ब्लैक। कितनी होती थी? 1। ये तो 1 होता था ब्लैक के लिए। कोई दिक्कत है क्या? ये क्या था किरचॉफ लॉ, इसका लेकिन मीनिंग समझिए। अगर हम पूरे में एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक से डिवाइड कर दें तो ये क्या बनेगा? देखना, E1 अपॉन ई ब्लैक इंटू स्मॉल ए1, ये बनेगा E2 अपॉन स्मॉल ई ब्लैक इंटू A2, और ये बनेगा 1/1 1 के बराबर। हमने कैपिटल ई ब्लैक से डिवाइड कर दिया, एमिसिव पावर ब्लैक बॉडी डिवाइड किया, ये क्या बन गया? रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ब्लैक बॉडी ऑफ सेम टेम्परेचर एंड सेम साइज, एमिसिविटी। तो ये क्या बना? स्मॉल E1 अपॉन A1 बराबर स्मॉल E2 अपॉन A2 बराबर 1 आया 1। इसका मतलब E1 बराबर A1, E2 बराबर A2। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी का E 0.8, इसका मतलब वो बॉडी ब्लैक बॉडी के टक्कर में 80% एमिटर, तो उस बॉडी का ए कितना? 0.8, तो वो ब्लैक बॉडी जितना एब्जॉर्ब करेगी वो उसके रिस्पेक्ट में 80% एब्जॉर्बर। तो कोई बॉडी ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में जितना परसेंट एमिटर होता है उतना ही परसेंट एब्जॉर्बर होगा। तो सबसे अच्छा एमिटर ही सबसे अच्छा एब्जॉर्बर होगा, और वो कौन सी बॉडी है? ब्लैक बॉडी, राइट। तो हम यहां लिख सकते हैं, इफ एनी बॉडी, मैं इस बात का मतलब लिख सकता हूं, इफ एनी बॉडी 80% absorb energy with respect to black body, then it also emit 80% energy with respect to black body। क्यों भाई?
कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी के कंपेयर में जितना परसेंट एमिट करेगा उतना ही परसेंट एब्जॉर्ब करेगा। तो हम यहाँ पे नोट लगा के ये बात लिखेंगे। तो क्या किसी भी बॉडी के लिए एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू बराबर होती है? यस। ब्लैक बॉडी के लिए ई कितना स्मॉल ई 1, स्मॉल ए भी, और किसी भी बॉडी का जिसका ए अगर 0.5 तो उसका स्मॉल ई भी 0.5। अगर किसी का स्मॉल ई 0.5 है, इसका मीनिंग क्या, रियल मीनिंग कि वो ब्लैक बॉडी के टक्कर में 50% एनर्जी 1 सेकंड में यूनिट एरिया से एमिट कर पा रहा है। तो वो ब्लैक बॉडी के टक्कर में 50% ही एब्जॉर्ब भी कर पाएगा। यानी ब्लैक बॉडी के टक्कर में जितना परसेंट एब्जॉर्बर होगा उतना ही परसेंट एमिटर होगा। तो जो जितना अच्छा एब्जॉर्बर उतना ही अच्छा एमिटर। बेस्ट एब्जॉर्बर इज बेस्ट एमिटर, दैट इज ब्लैक बॉडी। तो मैं यहां लिखने चला, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ गुड एब्जॉर्बर is also good emitter. Good absorber is also good emitter। ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग स्टीफेंस लॉ फिर अगली क्लास में करेंगे। इसके आगे स्टीफेंस लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है और सोलर कांस्टेंट है। ये रेडिएशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे, तब फिर हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, थर्मोडायनेमिक्स में एंटर करेंगे।